राजधानी के एक वेयर हाउस में हजारों सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट रखे गए थे। ये फाइल्स इतनी सेंसिटिव थी कि इनमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सालों का डेटा मौजूद था। ईरान को लगता था कि कोई भी फॉरेन एजेंसी यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती, लेकिन वो गलत थे। एक रात मोसाद ने ऑपरेशन शुरू किया। एजेंट्स तेहरान के अंदर घुसे। उनका टारगेट सिर्फ एक था, न्यूक्लियर आर्काइव। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान दर्जनों सेफ्स खोले गए और वहां से 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और डिजिटल फाइल्स निकाली गई। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, पूरा ऑपरेशन कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गया और जब तक ईरान को कुछ समझ आता, आर्काइव देश से बाहर जा चुका था। एंड कुछ ही महीनों बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कैमरा के सामने खड़ा था। उसके पास फाइल्स थी, फोटोज थी और वो दावा कर रहा था कि ये सब ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव से आया है। दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर मोसाद तेहरान के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन कर कैसे गया? लेकिन असल में ये सवाल और भी बड़ा था। अगर इजराइल ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर सीक्रेट तक पहुंच सकता था, तो क्या वो ईरान के सबसे सुरक्षित आदमी तक भी पहुंच सकता था? 2018 का आर्काइव ऑपरेशन एक वार्निंग था। अगले कुछ ही सालों में ईरान के अंदर एक के बाद एक सिक्योरिटी फेलियर्स सामने आने लगे। सेंसिटिव फैसिलिटीज टारगेट हुई, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स टारगेट हुए और हर इंसिडेंट के साथ एक सवाल और गहरा होता गया, ईरान के अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे पहुंच रही थी? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल था या फिर इजराइल ने ईरान के अंदर अपना नेटवर्क बना लिया था? समय के साथ एक बात साफ होने लगी, ये सिर्फ सैटेलाइट की कहानी नहीं थी, ये सिर्फ हैकर्स की कहानी नहीं थी, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहानी थी। सोर्स, इंफॉर्मेशंस और सालों तक बनाई गई सीक्रेट नेटवर्क। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती गई, उतनी ही ज़्यादा ईरान की सिक्योरिटी लेयर ट्रांसपेरेंट होती गई। बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज़, कमांड सेंटर्स, सब कुछ धीरे धीरे इंटेलिजेंस पिक्चर का हिस्सा बनता गया। और फिर इजराइल का फोकस एक आदमी पे आ गया, अली खामेनी। वो आदमी जिसके पास ईरान की मिलिट्री, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजिक डिसीजंस का फाइनल कंट्रोल था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, खामेनी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। उसकी लोकेशंस बहुत ही सीक्रेट रखी जाती थी एंड उसकी मूवमेंट्स बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होते थे। और यहाँ तक कि आसपास सिक्योरिटी की कई लेयर्स होते थे। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में एक रूल होता है, हर फोर्ट्रेस में एक दरवाज़ा होता है। और अब सवाल ये नहीं था कि खामेनी इम्पोर्टेंट है या नहीं, सवाल ये था कि इजराइल उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ पाया या नहीं। सालों तक ईरान को लगता रहा कि उसकी सिक्योरिटी मजबूत है, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं ने कुछ और ही कहानी बतानी शुरू कर दी। कभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में एक्सप्लोजन्स की खबरें आई, कभी सेंसिटिव साइट पर सैबोटाज हुए, कभी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट टारगेट हुए। हर इंसिडेंट के बाद ईरान जांच करता, सिक्योरिटी बढ़ाता, नया प्रोटोकॉल लगाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही थी। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी फेलियर नहीं था, ये पैटर्न था। और पैटर्न जितना लंबा होता गया, उतना ही एक बात साफ होती गई, ईरान के अंदर किसी ने नेटवर्क बना लिया था। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ बिल्डिंग्स को ही नहीं जानता था, बल्कि लोगों को भी जानता था। कौन कहाँ जाता है, कौन किससे मिलता है, कौन किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। धीरे धीरे इजराइल के पास ईरान की एक डिटेल इंटेलिजेंस पिक्चर तैयार होने लगी और इसी इंटेलिजेंस ने उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा दिया, प्रिडिक्शन। अब वो सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वो ये समझने लगे थे कि आगे क्या हो सकता है। और इंटेलिजेंस की दुनिया में यही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जब आप अपने दुश्मन को सबसे ज्यादा समझने लगते हो
तब उसकी सबसे मजबूत सिक्योरिटी भी कमजोर पड़ने लगती है। और अब ईरान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज कोई मिसाइल नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, बल्कि इंफॉर्मेशन थी। और इस इंफॉर्मेशन का अगला टारगेट अली खamenei था। इस पॉइंट तक इजराइल और CIA के पास खamenei के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जमा हो चुकी थी, लेकिन इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी में फर्क होता है। उन्हें अब भी उस एक मौके की तलाश थी और फिर वो मौका आ गया। CIA महीनों से खamenei पर नजर रखे हुए थी। सिर्फ ये नहीं कि वो कहाँ है, बल्कि वो क्या करता है, कब बाहर निकलता है, किससे मिलता है और किस तरह मूव करता है। उसकी जिंदगी का लगभग हर पैटर्न स्टडी किया जा रहा था। इसी दौरान इंटेलिजेंस एजेंसी को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका ध्यान खींच लिया। खamenei का अंडरग्राउंड बंकर बहुत गहरा था, इतना गहरा कि नीचे पहुंचने में काफी वक्त लगता था। मतलब जब तक वो सरफेस पर था वो वल्नरेबल था। और फिर एक और इन्फॉर्मेशन सामने आई। 28 फरवरी 2026 सैटरडे तेहरान के पश्तूआर डिस्ट्रिक्ट में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली थी। ईरान के कई सीनियर ऑफिसर्स वहां मौजूद होने वाले थे और सबसे इम्पोर्टेंट अली खamenei खुद। ये वही इंफॉर्मेशन थी जिसने पूरे ऑपरेशंस की डायरेक्शन बदल दी। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। टारगेट सामने था और मौका शायद सिर्फ एक बार मिलने वाला था। लेकिन स्ट्राइक से पहले एक और काम करना था। ईरान को यह महसूस नहीं होना चाहिए था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए डिसेप्शन शुरू हुआ। मैसेज, सिग्नल्स, पब्लिक स्टेटमेंट्स, सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया। और फिर फ्राइडे की नाइट में IDF के कुछ सीनियर कमांडर्स अपने घर चले गए। कम से कम बाहर से देखने पर सब कुछ रूटीन लग रहा था, तेहरान को भी और शायद खamenei को भी। लेकिन 28 फरवरी की सुबह सब कुछ बदल गया। तेहरान ऑपरेशन इपिक फ्यूरी शुरू हुआ। इजरायली एयरक्राफ्ट ने टारगेट को हिट किया, एक के बाद एक एक्सप्लोजन। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, जिस बंकर को सालों तक उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी माना गया था, उस सुबह खamenei उसके अंदर था ही नहीं। वो था सरफेस पर, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। स्ट्राइक के बाद कंफ्यूजन फैल गया। दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अली खamenei सच में मर गया। ईरान की तरफ से अलग अलग बातें सामने आई। कहा गया कि वो सेफ है, कहा गया कि वो जिंदा है, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर साफ होने लगी। और फिर 1 मार्च 2026 कंफर्मेशन आ गई। अली खamenei मर चुका था। लगभग 37 साल तक ईरान की पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी को शेप देने वाला आदमी अब नहीं रहा। वो इंसान जिसे दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड इंसानों में से एक माना जाता था, आखिर ढूंढ लिया गया। और शायद इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसी एक बात बार बार कहती है, हर सिस्टम की एक वीकनेस होती है, हर फोर्ट्रेस का एक दरवाजा होता है। बस सवाल ये होता है कि उस दरवाजे को सबसे पहले कौन ढूंढता है।